नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह आपको रूबरू कराते हैं देश की एक जानी मानी शख्सियत से। इस सप्ताह हमारे विशेष मेहमान हैं देश के उभरते नौजवान नेता सचिन पायलट जी। 32 वर्षीय सचिन इस समय केंद्र सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। यह दिलचस्प संयोग है कि 90 के दशक में सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी भी इसी मंत्रालय में मंत्री हुआ करते थे। संसद के गलियारों में खास अंदाज में अपनी मुस्कुराहट बिखेरने वाले सचिन के बारे में कम ही लोगों को पता है कि सचिन राजनीति के अलावा जहाज उड़ाने का भी शौक रखते हैं और बाकायदे सचिन ने इसके लिए अमेरिका से लाइसेंस भी ले रखा है। आज हम सचिन जी के जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सचिन जी, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। जन्म आपका यूपी में हुआ, लेकिन राजनीतिक पारी का आगाज किया राजस्थान से, कारण क्या रहा? मेरे स्वर्गीय पिताजी वायुसेना में एक फाइटर पायलट थे और जैसे हर फौजी को समय समय पर पोस्टिंग होती है, उसी प्रकार उनकी पोस्टिंग उस टाइम उत्तर प्रदेश सहारनपुर में थी। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा पैतृक गांव भी उसी प्रदेश में है, लेकिन राजनीति की शुरुआत राजस्थान से इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर स्वर्गीय पायलट साहब ने 20 साल तक लगातार वो संसद में रहे, राजस्थान से चुन के आते रहे। और मैंने जब से आंखें खोली, मेरा बचपन और नौजवानी सब राजस्थान के लोगों के बीच में हम लोगों ने गुजारी, इसलिए वहाँ से 2 मरतबा मैं चुनकर संसद में गया हूँ। सचिन जी, 1 साल होने को हैं आपको भारत सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में। अब तक क्या खास किया है आपने? देखिए, 1 साल हुआ है यूपीए की इस सरकार की दूसरी पारी को, और प्रधानमंत्री जी ने जब हम सबको मंत्री बनाया था तो जो देश के नौजवानों के अंदर उत्साह और उमंग था, उसको आगे ले जाने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी दी थी। दूरसंचार की क्रांति 90 और 91 के आसपास शुरू हुई भारतवर्ष में, और मुझे आज फख्र है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने पिछले महीने 2 करोड़ नए उपभोक्ता मोबाइल के जोड़े हैं। कुल संख्या 57 या 58 करोड़ ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो आज मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। आप अगर कल्पना करें, 2005 में जब 100 भारतीय होते थे तो सिर्फ 8 लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा थी। आज औसतन 100 भारतीय अगर हैं तो कम से कम 52 ऐसे लोग हैं जिनके पास दूरसंचार की व्यवस्था बनी हुई है। और हम लोगों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित है उन इलाकों पर जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों के बाहर के जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव देहात है, वहां पर दूरसंचार की सुविधा को बेहतर करना, उस तंत्र को और मजबूत करना, ताकि समाज का हर तबके के व्यक्ति को लगे कि वो भी भारत की दूरसंचार की क्रांति में एक भागीदार है। भविष्य में आप अपने मंत्रालय में किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? देखिए, हमारे मंत्रालय में 3 विभाग हैं। एक दूरसंचार का है, एक सूचना प्रौद्योगिकी का है, आईटी का, और तीसरा डाक का विभाग है। हम लोग चाहते हैं कि दूरसंचार में जो बढ़ोतरी हम लोगों ने ली है शहरी इलाके में, बड़े बड़े शहरों में, उसको अब हम आखिरी छोर तक लेकर जाएं। भारत में, देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं, ऐसे बहुत से हमारे समाज के तबके हैं जो या तो भौगोलिक दृष्टि से अभी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं या सामाजिक दृष्टि से आज उनमें पिछड़ापन है, और उनके अंदर अगर हम जागरूकता लाकर संचार की क्रांति वहाँ पर जगाते हैं, जैसे हमारे झारखंड है, बिहार है, उत्तर पूर्व है, जम्मू कश्मीर है, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर अपने दूरसंचार को और व्यापक हम लोग बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर भारतीय का अधिकार है कि सबसे उम्दा सर्विस उसको मिले और सबसे अच्छे दाम पर उसको हम लोग मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आईटी का मैं समझता हूँ कि जो एक छवि बनी हुई है, आईटी बड़ा एक एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब आईटी वही लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास लैपटॉप है, पढ़े लिखे हों, बड़े बड़े शहरों में रहते हों, हवाई जहाज से चलते हों। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आईटी को गांव देहात तक लेकर जाएं, और मेरे लिए आईटी का डिपार्टमेंट उपयोगी तब होगा, हम आईटी सुपर पावर तब बनेंगे जब आम आदमी, आम भारतीय, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटे तबके का व्यक्ति हो, जब तक उसके जीवन को बेहतर करने में हम कामयाब नहीं हैं, मैं समझता हूँ हम अपनी जिम्मेदारी को निभा ढंग से नहीं पा रहे हैं। इसलिए आईटी को हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जो हमारे 6.25 लाख गांव हैं वहाँ तक आईटी पहुँचे। भारत सरकार की जो सर्विसेज हैं हमारी, चाहे आपके ज़मीन के रिकॉर्ड हैं, आपके जन्म का सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, आपका राशन कार्ड है, आपका
आवास पत्र है, आपके प्रमाण पत्र होते हैं, वो सब इकट्ठा करने के लिए गांव के व्यक्ति को कितना धक्के खाने पड़ते हैं, बाबुओं से सर फोड़ना पड़ता है, फिर भी उसका काम नहीं होता। लेकिन आईटी के माध्यम से वो कंप्यूटर गांव गांव में लग जाएंगे और फिर व्यवस्थित तरीके से उनको वो सर्विसेज हम लोग बहुत आसान दरों पर मुहैया करा सकते हैं। तो आईटी को हम चाहते हैं कि ये बहुत व्यापक बने और सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं है। 21वीं शताब्दी में हम हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, युवाओं के लिए किस तरह के अवसर देखते हैं आप? हमारे पास देश में 22 भाषाएं हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ 50% लोग बोलते हैं। जो बाकी लोग हैं जो बांग्ला, कन्नड़ा, उर्दू, हिंदी बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी आईटी में रोज़गार उपलब्ध हम कराना चाहते हैं कि आज देश में लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग ऐसे हैं जो आईटी से सीधा अपना रोजगार पा रहे हैं। और आर्थिक मंदी के बावजूद भी, भारत और दुनिया भर में जो मंदी आई उसके बावजूद भी आईटी सेक्टर ने बहुत रोज़गार लोगों को उपलब्ध कराए हैं। इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं और हमारी कोशिश तो ये है कि जो हिंदुस्तान भर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत में बड़े बड़े अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको हम कनेक्ट कर दें ताकि जो आईआईटी में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उसके लेक्चर को एक दूर दराज के गांव, ढाणी, छोटे कस्बे में बैठा नौजवान भी उसको सुन सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। उसके पास पैसा संसाधन नहीं है, वो लाइब्रेरी नहीं जा सकता है, उस स्कूल के पास इतने अच्छे प्रोफेसर टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी वो वंचित ना रहे अच्छी शिक्षा से। ये हम लोग चाहते हैं कि आईटी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग लगभग 6000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और हिंदुस्तान भर के 20,000 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को एक नेटवर्क से जोड़ देंगे ताकि सब लोग इस बात का फ़ायदा उठा। आईटी सेक्टर में सचिन जी, भारत अब तक दुनिया के अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी आगे रहा है, लेकिन आने वाले समय में मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। किस तरह लेते हैं इसे आप? कि मुकाबला तो हर क्षेत्र में है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने आईटी की हमारी कंपनीज़ पर, और ख़ास करके जो नौजवान निकल कर अब स्कूल कॉलेजों से बाहर आते हैं, जो कार्यकुशलता उनकी है, जो क्षमता उनके अंदर है, जो जिज्ञासा और जागरूकता है और जिस लगन से वो अपना काम करते हैं, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि हम लोग आईटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं और बने रहेंगे। और डोमेस्टिक मार्केट चाहे एक्सपोर्ट की मार्केट हो, हर जगह हमारा भारत का झंडा हम लोग फहराने में कामयाब रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है जो करोड़ों की संख्या में नौजवान हैं उनको वो शिक्षा और तालीम और वो एजुकेशन हम उनको अच्छे ढंग से दे सकें ताकि अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो सके। सचिन जी, बीएसएनएल देश का सबसे बड़ा संचार नेटवर्क है। आज भी देश के 6 लाख गांवों में सबसे ज़्यादा बीएसएनएल मोबाइल के उपभोक्ता हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि नेटवर्क ही ठीक से काम नहीं करता। हालत यह हो गई है कि आज गांवों में बीएसएनएल का मतलब निकाला जाता है, भाई साहब नहीं लगेगा। कैसे दूर होगी यह समस्या? मैं इस बात से आपकी कुछ हद तक सहमत हूँ कि बीएसएनएल के नेटवर्क में कहीं ना कहीं सर्विस क्वालिटी में कमी आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं वो मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ जहाँ पर आर्थिक लाभ होता है वहीं पर जाकर नेटवर्क और अपना टावर लगाती हैं। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो एक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए दूर दराज के इलाके, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, पहाड़ियों में, रेगिस्तान में, वहाँ पर भी हम लोग टावर लगाते हैं, नेटवर्क देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो इतना बढ़िया सर्विस नहीं दे पाते, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिस बात को आपने अभी कहा है, बीएसएनएल की जो फुल फॉर्म आपने बताई है कि भाई साहब नहीं लगेगा, उसको हम परिवर्तित करेंगे और ये बहुत जल्द हो जाएगा कि भाई साहब निश्चित लगेगा। हम लोग काम करेंगे, लाखों कर्मचारी हमारे पास हैं, आने वाले साल भर में हम लोग नए टावर लगाने वाले हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, बीएसएनएल नेटवर्क हमारा है और हम लोगों ने बीएसएनएल को कहकर एक काम करा है पिछले महीने। देश की जो सीमाएं हैं, जो चीन की सीमा है, रूस की सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ पर जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो बीएसएफ के हैं, आईटीबीपी के हैं, उन लोगों के पास जो सैटेलाइट की सुविधा थी उसको वो लोग 5 रुपये प्रति मिनट, हमारे गरीब जवान जो इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, वो 5 रुपये प्रति मिनट के कॉल दर अदा करते थे। हमने बीएसएनएल को बोल के उस कॉल दर को 1 रुपया मिनट कराया है ताकि जो लोग पहाड़ों में, रेगिस्तान में, बर्फ़ में खड़े होकर भारत माता की रक्षा करते हैं, वो लोग 5 रुपये कॉल पर प्रति मिनट दें, हमको गवारा नहीं था। इसलिए उसको हमने 5 रुपये कटा के 1 रुपया किया है। ये भार बीएसएनएल के ऊपर दिया है क्योंकि हम समझते हैं कि कोई प्राइवेट नेटवर्क जाके इस काम को करने वाला नहीं है, इसलिए दायित्व जिम्मेदारी बीएसएनएल की कुछ ज़्यादा है प्राइवेट ऑपरेटर्स के मुताबिक। सचिन जी, राजस्थान के विकास की अगर बात करें तो वहाँ के लिए क्या खास योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, भारत सरकार ने कई ऐसे नियम कानून बनाए, जैसे नरेगा का एक हमने एक्ट लेकर आए हैं, सूचना का अधिकार है,
और भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य आज राजस्थान है और पिछले 62-63 सालों में वहाँ 55 सालों पे लगातार सूखा पड़ा है। तो राजस्थान को एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन टूरिज़्म के क्षेत्र में, जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में अब राजस्थान में हम लोग बहुत आगे गए हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, जैसे राजस्थान के किसान हैं वैसे देश भर का किसान भी है, लेकिन पानी की किल्लत वहाँ बहुत रहती है। इसलिए वहाँ लोगों तक सही तकनीक पहुँच सके, खाद, बिजली, पानी सही मात्रा में उपलब्ध कराते हैं तो राजस्थान के विकास में मैं समझता हूँ बहुत बढ़ोतरी होगी। हम लोगों ने वहाँ नए एयरपोर्ट खोलने की बात हो, नए रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन करने की बात हो, और वहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत यूनिवर्सिटीज़ और बहुत से वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस को हम लोग लेकर आए हैं। तो राजस्थान का जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, और जो पहले बीमारों की श्रेणी में राजस्थान को रखा जाता था अब हम लोग उससे निकलकर बाहर आए हैं। और राजस्थान की जनता के अंदर बहुत क्षमता, बहुत ऊर्जा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर आर्थिक प्रगति भी हम लोग करेंगे, और जो चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो राजस्थान के जो हजारों लाखों गांव हैं, वहां तक हम पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। अभी तक हमने सचिन जी से जाना उनके मंत्रालय के कामकाज के बारे में। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इनसे पूछेंगे कुछ राजनीतिक सवाल। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट जी से। सचिन जी, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की टीम में सचिन जी आप खास जगह रखते हैं। आप युवा हैं, राहुल जी भी युवा हैं। उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो टीम है उसमें सिर्फ 2, 4, 10, 20 हज़ार आदमी नहीं है। राहुल गांधी जी की टीम में आज करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, और वो अपने आप को सब लोग राहुल जी की टीम का सदस्य मानते हैं। तभी उनके मन में एक आशा, उमंग है कि भारत की राजनीति में कांग्रेस के द्वारा हम लोग एक भूमिका निभा पाएंगे। राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है वो कोई छोटी बात नहीं है। उनके अंदर विश्वास था कि भारत के नौजवानों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको अवसर देंगे, अपनी काबिलियत पे वो लोग राजनीति में अपना नाम कमा सकते हैं। नहीं ज़रूरत है किसी की चापलूसी करने की, किसी की पीछे नेता के भागने की, किसी रिकमेंडेशन लेकर आने की। आप अपने चुनाव लड़ें, अपना काम कर दिखाएं, और फिर यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में और कांग्रेस पार्टी में अपने बल पर आप अपना नाम कमा पाएंगे। ये पहले विश्वास लोगों के मन में कम हुआ था, लेकिन राहुल जी के पदार्पण के बाद एक कांग्रेस के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसलिए मुझे लगता है उनकी जो कार्यशैली है, जिस विनम्रता से उन्होंने देश भर में भ्रमण किया और आम जन से अपने आप को जो कनेक्ट उन्होंने किया है, वो हर नेता, हर दल का व्यक्ति नहीं कर सकता है। और उन्होंने, उनके अंदर एक खास क्षमता जो मुझे लगती है, हर नेता का कोई ना कोई क्षेत्र है, कोई ना कोई जाति है, कोई ना कोई धर्म है, कोई ना कोई भाषा है, लेकिन उन सारी बातों को लांघने की क्षमता अगर किसी एक व्यक्ति में भारतवर्ष में आज है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। वो किसी राज्य से तक सीमित नहीं है, किसी भाषा में सीमित नहीं, किसी धर्म में सीमित नहीं है। उनके लिए, उनको देखने के लिए जितनी भीड़ केरला में आती है उतनी जम्मू कश्मीर में आती है, उतने ही लोग उनसे प्रभावित होते हैं, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो असम के हों। तो भारतवर्ष को समझने के लिए, भारत को सही दिशा देने के लिए जो सोच उनकी है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। आप लोग बड़ी संख्या में युवाओं को राजनीति से जुड़ने की बात करते हैं, युवा जुड़ भी रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ राजनीति में जुड़ने से युवाओं का भला हो जाएगा? उनकी रोजी रोटी के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे आज देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नहीं कहते कि हर नौजवान व्यक्ति राजनेता बने, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि अपने समाज के प्रति, देश के प्रति राजनीति के माध्यम से जो जागरूकता होनी चाहिए नौजवान तबके में, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग इससे जुड़ें, लेकिन हमारा ये भी एक कोशिश है भारत सरकार की, हम सब लोगों की, कि रोज़गार के अवसर हम लोगों को प्रदान करें। देखिए, पहले क्या होता था, पहले कोई आदमी या लड़का लड़की BA MA करता था, उसको नौकरी के लिए 2, 4, 5 अवसर हुआ करते थे। आजकल हम चाहते हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग मिले, उनको ऐसी स्किल्स दें कि जो नए जो अवसर खुलेंगे उसको वो दुनिया भर के लोगों से कम्पीट कर उसको पाने में सक्षम हो सके।
इसलिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, जो हमारे आईटी के डिपार्टमेंट से हम लोग हज़ारों लाखों लोगों को कोर्सेज कराते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो बीपीओज हों, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो टेलीकॉम का क्षेत्र हो, कहीं पर भी अपने आप को उपयोगी साबित करने के लिए नौजवानों को शिक्षा और वोकेशनल स्किल्स हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और नौजवान लोगों को सिर्फ अवसर चाहिए, बाकी तो अपना वो बहुत आगे जा सकते हैं। परिसीमन में आपकी परंपरागत सीट दौसा बदल गई, आप नए जगह से चुनाव लड़े, अजमेर संसदीय क्षेत्र से जीते भी आप अजमेर से। मतदाताओं के इस विश्वास के पीछे आप कौन सा कारण मानते हैं? मनोज जी, दौसा क्षेत्र की सीट नहीं बदली, हम बदल गए। हमको वहाँ से हटना पड़ा। क्षेत्र वही है, जनता वही है, खेत वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन परिसीमन देश भर में हुआ, कई क्षेत्रों को आरक्षित किया गया और हम वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे, इसलिए हमको पार्टी ने अजमेर से जाकर चुनाव लड़ने का आदेश किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे मतदाताओं का, जिन्होंने विश्वास जताया और कांग्रेस पार्टी की हमारी जीत वहाँ से कराई। अब हम सब लोगों को मिलकर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है जिन लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और हम पे विश्वास करके लोगों ने हमको संसद तक भेजा है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की कार्यक्रम और नीतियाँ थीं जिस पर जनता ने विश्वास किया, और राजस्थान में जहाँ 25 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर 20 क्षेत्रों में कांग्रेस जीत कर आई थी। संसद में मंत्री, सड़क पर सांसद की भूमिका में हैं आप सचिन जी। आपके क्षेत्र के लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, उनके विकास और तरक्की के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि विकास चौमुखी होता है। किसी भी एक मुद्दे को लेकर आदमी आगे चलता है तो क्षेत्र की जनता से को जो उम्मीदें थी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कोशिश ये की है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमने वहाँ पर रेल का नेटवर्क उसको और बहुत मजबूत किया है। वहाँ पर हम एयरपोर्ट बनाने की हमारी जो कार्य योजना थी उसको अब हम क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग बनाने वहाँ पर जा रहे हैं। और सड़कों का जो जाल है, जो स्कूलों का जाल है, जो आईटी के क्षेत्र जो मेरा विभाग है उसको वहाँ पे हम लोग बहुत बढ़ोतरी दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, वहाँ आम जन, वहाँ पे जो किसान वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पर उनको चारा, खाद, बीज, बिजली, पानी वो सब उपलब्ध कराने के लिए हमारा प्रशासन, राज्य सरकार मेहनत कर रहा है। वहाँ पर सूखा पड़ा, सूखा घोषित किया, लेकिन फिर भी आम व्यक्ति को, किसान व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए कि राम रूठ गया लेकिन राज नहीं रूठा है। हम लोग उनके साथ हैं और उनको मदद करेंगे ताकि अपने आप को वो और मजबूत कर सकें। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भी हम लोगों की बहुत बड़ी योजनाएं हैं। वहाँ पे चाहे पानी की सप्लाई हो, चाहे चिकित्सा में नए नए हॉस्पिटल्स खोलने हो, तो तमाम तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, विकास के मुद्दे को सिर्फ एक केंद्र बिंदु तक सीमित रखें वो सही नहीं है। उसके चहुमुखी विकास हम लोग चाहते हैं, जिले का और प्रदेश का हो। एक मुलाकात में अभी तक हमने जाना सचिन जी के राजनीतिक जीवन के बारे में। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे इनके निजी जीवन के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब थोड़ी सी निजी बातें हो जाएं सचिन जी। आपकी ही तरह आपकी पत्नी सारा भी देश के एक बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं। राजनीति में किस तरह का सहयोग मिल पाता है उनसे आपको? मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे घर के सभी सदस्य बहुत पेशेंट हैं मेरे से। बहुत जिस प्रकार की व्यस्तता रहती है राजनीति में, उसको समझकर मुझे बहुत संबल देते हैं, बहुत मजबूती देते हैं। और बहुत ज़रूरी है, एक बहुत मजबूत परिवार होता है तो व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में जो चुनौतियाँ आती हैं उसको सामना करने में बहुत बल मिलता है। सचिन जी, 10 साल पहले जब आपके पिताजी का 11 जून 2000 को निधन हुआ तो उस वक्त आप महज 22 साल के थे। कैसे उभरे इस सदमे से, कैसे संभाला अपने परिवार को? किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन, बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है और एक बहुत बड़ा सदमा हम सब लोगों को लगा। लेकिन उस समय भी 10 साल पहले मुझे याद है कि देश के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, आम जन ने बहुत हिम्मत हमारी बंधाई और इतने बुरे समय से निकल कर आगे बढ़ने की जो शक्ति थी वो लोगों ने और जनता ने दी, उनके चाहने वालों ने दी। और
मुझे लगता है कि उन्होंने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में जो एक छाप लोगों के दिलो दिमाग में छोड़ी थी, एक अपने व्यक्तित्व से, अपने काम करने के तरीके से, अपनी विनम्रता से, उसको लोग आज भी याद करते हैं। और वो सब लोग जो उनसे संपर्क में थे, उनकी शुभकामनाएं हमको हमारे साथ थीं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन पुराने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, उन रास्तों को जिनको हमको उन्होंने दिखाया था, उस पर चलने के लिए आज हम में अगर ताकत है तो जनता के प्यार से आती है। आपके पिताजी का भारतीय राजनीति में बड़ा योगदान रहा है। किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने का उन्होंने बड़ा प्रयास किया। कौन सी उनकी ऐसी बात है जो आपके दिमाग में हमेशा कौंधती है? उनका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ और किसान व्यक्ति को किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, किस मेहनत से, किस मुशक्क़त से गुज़र कर वो अपने परिवार को 2 जून की रोटी मुहैया कराता है, वो सब उन्होंने अपने जीवन में देखा था। तो जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जो वास्तविकता से परिचित रहता है, वो आम व्यक्ति की, किसान की समस्याओं को समझने में उसको बहुत आसानी होती है। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अगर कोई बात उठाई थी तो हमेशा किसान, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो वंचित थे, उनको मजबूती कैसे दी जाए। और इस देश का जो किसान है वो इस भारतवर्ष का पेट पालता है। और हम सब लोग आज जो बढ़ोतरी की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, वो तभी कर पाते हैं क्योंकि हमारा किसान मजबूत है और हमारा पालन पोषण कर रहा है। जब तक किसान को हम लोग ताकत और मजबूती नहीं देंगे, ये भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ सकता। ये हकीकत है। और आज भी 60% लोग भारत के आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो कृषि से संबंधित काम करते हैं। तो उन लोगों को मजबूत बनाने की, ना सिर्फ आर्थिक दृष्टि से, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये है मनोज जी, कि आज तक मैं देश भर में घूमा हूँ, मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं किसान जिन्होंने खड़े होकर कहा हो छाती ठोक के कि मैं अपने बेटे को, बेटी को पढ़ा लिखा कर, बड़ा कर इसको किसान बनाना चाहता हूँ। तो समाज में जो एक इज्जत थी वो किसान कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है। तो आर्थिक मजबूती के साथ साथ उसको सामाजिक शक्ति और वो ओहदा प्रदान करने की दोबारा ज़रूरत है ताकि हम सब लोग इकट्ठे मिलकर आगे जा सकें। सचिन जी, आपने MBA किया, फिर 2 साल तक जनरल मोटर्स में नौकरी की। नौकरी एक आम आदमी का जीवन है। इसके बाद आप ग्लैमर की दुनिया, राजनीति में आ गए। ज़्यादा अच्छा क्या लगा? मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति में कोई ग्लैमर है। राजनीति एक बहुत गंभीर पेशा है और इसको अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से करना चाहता है तो बहुत अच्छा अवसर भी है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। लोगों को हमेशा उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, लोगों की अपेक्षाएं जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए तत्पर व्यक्ति को रहना पड़ता है। इसलिए जीवन में कोई, आप मीडिया में हैं, कोई खेल में है, कोई सिनेमा में है, कोई पत्रकार है, कोई राजनेता है, लोग अपने अपनी तरह से योगदान देते हैं। लेकिन लगता है राजनीति आज थोड़ी हाईटेक हो गई है। आपके पिताजी का जमाना, आपका जमाना, दोनों में अंतर? निश्चित रूप से, लेकिन मैं समझता हूँ समाज में भी बदलाव आया है। आज हर व्यक्ति की जेब में मोबाइल फ़ोन है, घर घर में टीवी है, केबल है, इंटरनेट है, मोबाइल है। इस सब से एक परिवर्तन समाज में आया है। वो किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, पत्रकार हो, सबको अपना अलग अलग तरीके से योगदान देना है। और हर क्षेत्र में काम करने की अलग चुनौतियाँ हैं, अलग काम करने का आनंद है। सुना है जहाज उड़ाना आपको काफ़ी पसंद है, कैसे जागा यह शौक? जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी का नाम, जब मैंने वो नाम लिया स्कूल में, तो अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे कि आपका नाम है लेकिन आप हवाई जहाज़ उड़ाना तो नहीं जानते। और मेरी रुचि थी बचपन में, हर नौजवान को लगता है कि वो हवाई जहाज़ उड़ाए। मैंने पायलट लाइसेंस मैंने लिया और मुझे बहुत शौक़ है। और आजकल तो बहुत कम मैं हवाई जहाज़ उड़ा पाता हूँ, लेकिन 1995 में मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था। तो करीब आप उस समय 18 वर्ष की अवस्था आपकी रही हाँ, होगी। 17-18 साल का था उस टाइम। खतरों से खेलना अच्छा लगता है आपको? राइफल और पिस्टल भी चलाते हैं आप? इसमें कोई खतरा नहीं है। ये टारगेट शूटिंग एक स्पोर्ट है। मैं स्कूल कॉलेज में अपनी टीम के लिए, दिल्ली स्टेट के लिए और नेशनल्स में मैं कई मरतबा मैं खेला हूँ और स्पोर्ट्स के रूप में, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने खतरा मोल नहीं लिया। लेकिन ये एक स्पोर्ट्स है, उसमें मेरी रुचि थी। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई सचिन जी? मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई पूरी करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने अपना BA ऑनर्स की डिग्री करी और उसके बाद में अमेरिका से मैंने अपना MBA का प्रोग्राम किया।
कॉलेज के दिनों का कोई यादगार पल? कॉलेज पूरा ही यादगार है। कॉलेज के जो 3 साल हैं मैं समझता हूँ ज़िंदगी के बहुत रोमांचक और बहुत महत्वपूर्ण साल होते हैं, और वहाँ पर जो दोस्त बनते हैं, जो टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, बहुत यादगार समय है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे 3 साल का वो समय मैं कभी भुला पाऊँगा। आपका आदर्श कौन है? आदर्श बहुत होते हैं अलग अलग क्षेत्र में, तो राजनीतिक क्षेत्र में अलग लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में अलग लोग हैं, और मुझे लगता है हर व्यक्ति से, हर आदर्श से कुछ ना कुछ सीख कर अपने जीवन में उसका हमको लाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि राजनीति में काम करने के लिए ना सिर्फ पारदर्शिता से हमको काम करना चाहिए, लेकिन जो आदर्श रहे, जो आदर्श हमको मानते हैं, उन नीतियों को, उन सोच को अपने जीवन में हम अगर उसका क्रियान्वयन करते हैं तो बहुत बेहतर रहता है। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आप जहाज उड़ाते हैं, बंदूकों से खेलते हैं, लेकिन देखने में बेहद मासूम लगते हैं, वाकई में अंदर से कैसे हैं आप? इस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ देश की जनता और आप सब लोग बेहतर जानते हैं। मैं तो जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और पूरी लगन से, पूरी मेहनत से जितना भी हम अपने इस अल्प समय में कर सकते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, उन लोगों की जिन्होंने हमको चुनकर भेजा है, उस जिम्मेदारी को निभाने में अपना पूरा समय हम लोग लगाते हैं, और सबकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमको मिलता रहता है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए ताकत मिलती है। जी सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए। तो ये थे सचिन पायलट जी, जिन्होंने तमाम मसलों पर खुलकर हमसे बातचीत की। सचिन जी ने साफ कहा कि उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, और वे अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की जीतोड़ कोशिश करेंगे। यही उनका सपना है। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपने विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।